हेलो एवरीवन, पढ़ाई मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे न्यू सीरीज़ एक शुरू करने वाले हैं, डैट इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंट बैटल्स। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट बैटल की बात करने वाले हैं, जिस बैटल की बात हम बहुत ज़्यादा नहीं सुनते हैं। यस, डैट इज़ द बैटल ऑफ पेशावर, जो आज से ऑलमोस्ट 1000 साल पहले लड़ी गई थी 1001 एडी में, जिसमें पंजाब के, डैट इज़ द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रूलर्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे हैविली। ओके, सो बैटल ऑफ पेशावर सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्यों है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इवन अदरवाइज भी। हम बात करते हैं पंजाब हिस्ट्री की। पंजाब एक काफ़ी बड़ा लैंड है जिसका 70% पाकिस्तान को जा चुका है और बाकी भी कहीं ना कहीं हरियाणा हिमाचल के रूप में पार्टीशन हो चुका है। जब भी हम पंजाब हिस्ट्री की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग उसको सिख हिस्ट्री से कंफ्यूज कर लेते हैं कि सिख हिस्ट्री ही पंजाब हिस्ट्री है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। पंजाब हिस्ट्री को हम पीछे अगर देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे तो उसमें बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें आपको दिखेंगे और जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये होने वाली है कि ये बैटल जो है वो पंजाब की हिस्ट्री और इवन ओवरऑल इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे उसकी हिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा तगड़े से शेप करता है। पंजाब में पंजाब के लास्ट जो रूलर्स थे, जो वंश थे, जो राजवंश थे, वो यही लोग थे जो कि इस बैटल में हारने के बाद पिछड़ते हुए नज़र आएंगे। और फिर 700-800 साल बाद पंजाब में पंजाबी लोग राज करने का काम करेंगे। तो इस पूरे 700-800 साल में नॉन पंजाबीज ही पंजाब के ऊपर रूल करेंगे। और इसमें से भी वो ज़्यादातर लोग थे जो कि नॉन इंडियंस भी थे, चाहे वो तुर्क हों, मुग़ल हों, अफ़गान हों या फिर अरब्स हों या कोई भी हो। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बैटल ऑफ पेशावर, जो कि 27 नवंबर 1001 एडी में लड़ा जाता है, जिसमें महमूद ऑफ गजनी का नाम आता है। और एक और जो इंडियन यहाँ पे पंजाबी डायनेस्टी है, डैट इज़ दी हिंदू शाही डायनेस्टी, जिसके रूलर थे जयपाल, तेजस्वी रूलर थे जयपाल। तो आज हम बात करने वाले हैं जयपाल जो थे वो किस तरीके से यहाँ पे हारते हैं फ्रॉम महमूद ऑफ गजनवी। ठीक है, ऑब्वियसली अगर हम इतिहास की बात करें तो वो हारने वालों को याद नहीं रखता है, बट सिंस हमें उनको ज़रूर याद रखना चाहिए जिन्होंने अपने मदरलैंड को यहाँ पे डिफेंड किया है। हमने महमूद के बारे में बहुत पढ़ा है कि उसने 17 रेड्स मारी, सोमनाथ का जो टेंपल था उसको डिस्ट्रॉय किया, ख़ुद को बुत शिकन कहता था कि मैं यहाँ पे बुतों को तोड़ने आया हूँ और वगैरह वगैरह। तो उसमें जो एक उनके हम कह सकते हैं जो विक्टिम थे वो जयपाल भी थे, और बाद में इनके बेटे आनंदपाल भी विक्टिम बने गए। बट सबसे पहले हम बात करते हैं जयपाल किस तरीके से हारते हैं। और ये जो बैटल है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को शेप करने का काम करेगा, और बाद में भी जो पंजाब वाला रीजन है और बाद में उसके भी बाद में इवन जो इंटायर नॉर्थ इंडिया है वो कैसे जो इन्वेडर्स हैं उनके हाथ में धीरे धीरे जाता जाएगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लें कि जो जयपाल है वो कौन थे। ही बिलोंग टू हिंदू शाही डायनेस्टी, हिंदू शाही डायनेस्टी। मेजॉरिटी जो यहाँ पे हिस्टोरियंस हैं उनका मानना है कि जो ये जो रूलर्स थे हिंदू शाहीज, ये ब्राह्मण्स थे, लेकिन जो कलहन थे जो कि महान हिस्टोरियन हैं कश्मीर के, वो इनको क्षत्रिय मानते थे, राजपूत या क्षत्रिय मानते थे। तो ये हो गई बात यहाँ पे जयपाल की। इनके जो टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट्स थे वो अफ़गानिस्तान वाली साइड पे रूल करने वाले जितने भी रूलर्स रहे हैं वो उनके साथ इससे पहले से चल रहे थे। महमूद ऑफ गजनवी काफ़ी पावरफुल था और इस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रेड्स भी की, लेकिन जयपाल के जो एक टेंशन वाले जो रिलेशंस थे वो महमूद के फादर के साथ भी थे, जिसका नाम था सुबुक्तगिन, और ये इनसे भी हार चुके थे। अभी हम ये भी बात करेंगे कि हारने के कारण यहाँ पे क्या रहेंगे, और सबसे पहले इसी बैटल की यहाँ पे और हम बात करते हैं। सो पंजाब जो है वो आज सिर्फ इंडियन पंजाब की बात नहीं हो रही है, ये वो पंजाब है जो पेशावर तक कहीं ना कहीं फैला हुआ था, और जब उसका पीक था वो उसके भी बियॉन्ड चला जाता था। जो पहले कंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, तो जो बाउंड्रीज थी वो बड़ी फ्लूइड होती थी। लेकिन सुबुक्तकिन जो कि गजनी नाम का या फिर गजना नाम का जो शहर है जो कि आज अफ़गानिस्तान में पड़ता है, वहाँ पे इनका सेंटर था। और ये काफ़ी ज़्यादा इनके डिस्प्यूट्स थे जो कि पंजाब वाले साइड के जो रूलर्स थे, स्पेशली हिंदू शाहीज, उनके बीच में जो लड़ाई थी वो चलती ही रहती थी। ये भी यहाँ पे याद रखने वाली बात है। कभी जयपाल वहाँ जाके हमला करते और कभी ये लोग भी इधर आते। तो ऐसा नहीं है कि इनका जो एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो नई बात है, तो नई बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है।
तो अगर इस बैटल की बात करें तो जयपाल जो है इस बैटल में काफ़ी बुरी तरह हारते हैं और इस बैटल में के बाद उनको कब्ज़े में कर लिया जाता है और काफ़ी ज़्यादा रैंसम जब दिया गया था उनके बेटे के द्वारा, जो कि जयपाल के बेटे, तब जाके उनको छोड़ा गया था। उसके बाद इनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई बैटल के हारने के बाद, तो उन्होंने खुद ही अग्नि समाधि ले ली थी, खुद को जला लिया था। ओके, अब जो गजनाविद एम्पायर है, याद रखना है जो गजनाविद्स थे जो कि अगेन अफ़गानिस्तान में सेंटर थे, इनका जो पर्पस था इंडिया में आने का वो सिर्फ लूटने का था या फिर प्लंडर करने का था। ये यहाँ पे रूल करने के लिए ज़्यादा कहीं ना कहीं उत्सुक नहीं थे। ये थोड़ा सा अगर पंजाब का टेरिटरी इनको मिल जाए उसी में खुश थे, अदरवाइज़ ईरान वाली साइड अगर हम देखेंगे तो इनकी जो टेरिटरी थी वो अच्छी खासी थी। तो देयर ओनली पर्पज़ वॉज कि इंडिया में जितना घुसेंगे वो लूटने का काम करेंगे और यहाँ से वेल्थ है वो अफ़गानिस्तान ले जाएंगे। और इसमें जो पंजाब का जो पोर्शन है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था क्योंकि ये काफ़ी फर्टाइल था। ओके, अब इस बैटल की अगर डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर हम देखें तो ज़्यादा इंडियन सोर्सेज इसके बारे में बात नहीं करते हैं। यहाँ पे एक वेस्टर्न एशिया से जो एक स्कॉलर आते हैं अल उत्बी, उन्होंने तारीख यामिनी में इस बैटल के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है, जिस ऑब्वियसली इस बैटल में जो इंडियन रूलर है उनकी हार हुई थी, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। वो प्रॉब्लम क्या है कि जो जिस कंट्री जिस एरिया के हिस्टोरियंस होते हैं वो आपको काफ़ी जगह बायस दिखते हैं कि अपनी ही रूलर की वो ज़्यादा चमचागिरी करते थे। लेकिन फिर भी इनके पॉइंट ऑफ व्यू को लेना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अल उत्बी बोलते हैं वो क्या बोलते हैं कि जो महमूद हैं वो यहाँ पे पेशावर के बाहर आए थे 5,000 से 15,000 अपने सैनिक लेके, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे एक अपने आप को पिच कर लिया। देखो, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो रूलर यहाँ पे अटैक करने वाला है, किसी भी एरिया में अटैक करने आ रहा है, वो सीधा ही चढ़ाई कर देगा किले के ऊपर या फिर राजा के ऊपर। काफ़ी बार रूलर्स जो थे वो इनवाइट करते थे कि हम आपकी सरहद पे आ गए हैं, आप हम पे अटैक करो। तो यहाँ पे ऐसी वाली जो एक कंडीशन थी वो यहाँ पे आ चुकी थी, ठीक है। अब जो यहाँ पे जयपाल हैं वो इनको अटैक करते हैं, ये अपने अलाइस को भी गुहार लगाते हैं कि चलो इन्वेडर को हम बाहर निकालते हैं, लेकिन अलाइस से बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं आती है और जो भी यहाँ पे सेना लेके आते हैं जयपाल, उसमें वो डिफ़ीट हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रिजनर ऑफ वॉर भी जो है यहाँ पे जो गजनाविद्स हैं वो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये टोटल डिफीट थी जयपाल के लिए और इसमें हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा भीषण युद्ध या फिर बहुत इवन बैटल कहीं ना कहीं फॉट हुआ था। ये काफ़ी ज़्यादा वन साइडेड बैटल इसको हम कह सकते हैं, जिसमें काफ़ी ईजिली जो जयपाल है वो यहाँ पे हार गए थे, ठीक है। हालांकि दूसरा जो बैटल होता है जिनके बेटे लड़ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज बैटल था, लेकिन ये क्लोज बैटल यहाँ पे नहीं था। बहुत वन साइडेड यहाँ पे हार होती है जयपाल की और कहीं ना कहीं वो यहाँ पे कैप्चर तक हो जाते हैं। यहाँ पे जब खुद राजा कहीं ना कहीं कैप्चर हो जाता है तो ये यू कैन से कि एक शर्मनाक बात होती है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली ये है कि कौन सी ऐसी टैक्टिक्स थी जिसकी वजह से जो टर्क्स थे या फिर अफ़गानिस्तान साइड से आने वाले जो रूलर्स थे वो यहाँ पे इंडिया में काफ़ी बार जीत जाते थे। क्या हमारे जो सोल्जर्स थे वो बहादुर नहीं थे, या फिर उनमें कुछ कमी थी, या फिर वॉर स्ट्रैटेजीज इस तरीके से थी कि जो हमारे रूलर्स हैं वो उसका तोड़ नहीं निकाल पाते थे। तो ये यहाँ पे जानने की यहाँ पे काफ़ी हम यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं। सो कॉजेज़ ऑफ डिफ़ीट यहाँ पे क्या थे। हमने बात की कि बहुत बुरी तरह हारते हैं, उसके बाद खुद भी कब्ज़े में आ जाते हैं गजनाविद्स के, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कॉज है डैट इज़ दी बेटर कैवेलरी ऑफ महमूद। कैवेलरी होती है घुड़सवार जो सेना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो हॉर्स है, जो घोड़ा है, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एनिमल नहीं है। जितने भी राजा इंपोर्ट करते थे हॉर्सेस वो बाहर से ही करते थे, इंडिया में ये अवेलेबल नहीं था। इंडस रिवर सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हॉर्स को लेके काफ़ी एक कंट्रोवर्सीज रहती हैं, लेकिन ये बात पक्की है कि सेंट्रल एशिया, अरब इलाका या फिर पर्शियन इलाके में हॉर्स नेचुरली पाया जाता है और वहाँ की जो ट्राइब्स थी जो या फिर वहाँ के लोग थे वो इंडियन से बहुत अच्छे घुड़सवार थे और आज भी हैं अगर हम देखें। इसलिए जब घुड़सवार अच्छे हैं तो उनकी घुड़सवार फ़ौज भी हमसे काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक और काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, बहुत स्विफ्ट थी। लेकिन जो इंडियन रूलर्स थे
भले ही उनके पास घोड़े हों, लेकिन उतने ज़्यादा स्विफ्ट अटैक के लिए, उतने एफिशिएंट अटैक के लिए नहीं माने जाते थे। और इंडियंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इवन एलिफेंट्स पे भी रिलाई करते थे। एलिफेंट्स किले को ढाने के काम तो आ जाएगा, लेकिन एलिफेंट्स आपको किसी भी वॉर में तेज़ी प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत स्लो होते हैं, बहुत सीधी सी और बहुत ऑब्वियस यहाँ पे बात है। सो बेटर हॉर्सेस और बेटर कैवेलरी और बेटर हॉर्समैनशिप, और ये सारी अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें जो सेंट्रल एशियंस थे, चाहे अफगान्स हों, चाहे तुर्क हों या कोई भी हों, वो इंडियन से कई ज़्यादा बेटर थे, और ये बहुत बड़ा एडवांटेज था उनके फेवर में। तो इंडियंस यहाँ पे वॉर स्ट्रैटेजी के मामले में, स्पेशली कैवेलरी के मामले में, बहुत पीछे थे, और उस टाइम पे कैवेलरी ही सबसे एलीट फोर्स मानी जाती थी। ये चीज़ भी ध्यान में रखने वाली बात है। सेकेंड पॉइंट, नॉमैडिक कल्चर ऑफ सेंट्रल एशियन। सेंट्रल एशिया को अगर हम आज भी देखें तो एक ड्राई इलाका है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वहाँ पे नहीं पाए जाते, इसलिए वहाँ के जो लोग थे, चाहे वो ट्राइब्स के फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, लड़ने के आदी बहुत ज़्यादा थे, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहते थे, इसलिए वॉर प्रिपेयर्डनेस उनकी काफ़ी ज़्यादा थी, और वो वॉर बैटल हार्डन्ड रहते थे, इसलिए जब इंडिया में आते थे तो उनके लिए लड़ना कोई बहुत बड़ी यहाँ पे बात नहीं होती थी। और ये चीज़ें इंडियंस जो रूलर्स हैं काफ़ी बार नहीं समझ पाते थे। मिडिएवल इंडिया में इंडियन रूलर्स की अगर कमी को देखें, चाहे वो इंडिया कोई भी पार्ट है, वो ये है कि इंडियंस बड़े क्लोज्ड रहते थे उस टाइम पे। दुनिया में क्या टेक्नोलॉजिकल यहाँ पे एडवांसमेंट चल रही हैं, किस तरह की बैटल स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही हैं, ज़्यादा उसमें ध्यान यहाँ पे नहीं देते थे। दैट इज़ वाई बाद में बाबर जैसे रूलर्स भी आते हैं, टर्क्स भी आते हैं, और भी जो इन्वेडर्स हैं इंडिया में आने का काम करते हैं, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। ओके, तीसरा जो पॉइंट है, दैट इज़ द फ्यूडल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। इंडिया में जो एक फ्यूडल स्ट्रक्चर था, डैट मीन्स कि हम कास्ट में इतने ज़्यादा बटे हुए थे और इतना डिवीजन था विद इन द इंडियन सोसाइटी कि हम एक नहीं हो पाते थे जब भी कोई इन्वेडर इंडिया में आता था। जो इंडियन सेना होती थी वो एक कमांडर के अंडर नहीं होती थी, अलग अलग टुकड़ियों में बटी होती थी, और उसमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हमें काफ़ी बार देखने को मिलता था। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। आर्मी में कमांड कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो कि आपको सेंट्रल एशियन जो भी यहाँ पे फ़ौजें थी उनमें काफ़ी अच्छी आपको एक सेंट्रलाइज्ड यूनिट देखने को मिलती थी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे रिलीजियस ज़ील ऑफ द इन्वेडर्स। ये ऐसा टाइम था जो कि सेंट्रल एशियंस, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो उज़्बेकिस्तान का इलाका हो, चाहे वो इवन पर्शियंस हो, ये ताज़े इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे, तो इनके अंदर एक ज़ील थी, एक जोश था कि हम नॉन मुस्लिम्स के इलाकों में जाएंगे और उनको मारने का काम करेंगे और उनको इन्वेड भी करेंगे। तो ये जो ज़ील थी वो इनको ज़्यादा जोश यहाँ पे प्रदान करती थी। हालांकि ये एक इनकम्प्लीट आर्ग्यूमेंट है, अटैक करने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन ये भी उसके अंदर एक छोटा सा कॉज था। जैसे कि महमूद गजनवी खुद को बुत शिकन, एक डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स कहता था, और काफ़ी ज़्यादा मंदिर के आइडल्स तोड़ने का काम उसने किया, ठीक है। तो वो यहाँ से कहीं ना कहीं एक कोरोबोरेशन मिल जाती है कि वो इन चीज़ों में, रिलीजियस कट्टरपंथी में थोड़ा बहुत विश्वास तो रखता ही था, अगर पूर्ण विश्वास नहीं भी रखता था तो रिलीजन वॉज अ फैक्टर, चाहे वो एक छोटा फैक्टर हो। और फिफ्थ है पुअर बैटल स्ट्रैटेजीज़ एंड वॉर टैक्टिक्स, जिसकी हम बात कर ही चुके हैं कि इंडियंस की जो बैटल स्ट्रैटेजीज़ थी वो दुश्मन को समझ के, स्पेशली जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से नहीं थे, ज़्यादा नहीं बनती थी। उनकी इंटेलिजेंस कह लीजिए या फिर जो भी उनका पॉइंट कह लीजिए, वो नहीं समझ पाते थे ज़्यादा उन चीज़ों को, और रिपीटेडली पुअर स्ट्रैटेजीज़ के साथ अपनी वॉर में उतरते थे। और इंडियंस के अंदर जो विद इन इंडिया काफ़ी जो रूलर्स एक दूसरे के साथ लड़ते थे, वो भी इसके अंदर काफ़ी बड़ा कारण थे। इंडियंस को उस टाइम पे समझना चाहिए था कि जो एलिफेंट्स हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं और अच्छी घुड़सवार सेना का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं वो नहीं समझ पाए, और रिपीटेडली ऐसी गलतियों की वजह से एक के बाद एक हार मिलती भी रही। लेकिन ये यहाँ पे याद रखा जाए कि डज़ नॉट मीन कि इंडियंस हर बैटल हारें, लेकिन यस, काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल्स में हार का मुंह देखना पड़ा है। तो ये यहाँ पे हमें याद होना चाहिए। और ये जो डायनेस्टी है, हिंदू शाही डायनेस्टी, ये पंजाब एरिया की लास्ट पंजाबी डायनेस्टी है। इसके बाद बिफोर द राइज ऑफ द सिख्स, चाहे वो सिख मिसल्स हैं, चाहे वो महाराजा रंजीत सिंह जी हैं, उनके बीच में जो पंजाब के ऊपर रूल करने का काम किया गया एज अ गवर्नर और एज अ किंग, वो फॉरेनर्स के द्वारा किया गया, चाहे वो टर्क्स हों,
चाहे वो अफगान्स हों, चाहे वो मुगल्स हों, चाहे वो कोई भी हो। सो पंजाबीज जो हैं वो काफ़ी आदी हो चुके थे नॉन पंजाबी को अपने गद्दी पे बैठे हुए देख के। ये जो सारा सिलसिला है, जो महाराजा रंजीत सिंह जी ने इसको बंद किया खैबर का पास परमानेंटली बंद करके, क्योंकि वहीं से इन्वेडर्स इंडिया में घुसते थे और सबसे पहले पंजाब में ही घुसते थे। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि ऐसे हीरोज़ जो कि भले ही हार गए लेकिन अपनी मदरलैंड को डिफेंड करते करते अपनी सांसें भी गंवा बैठे, उनको आज हम यहाँ पे याद नहीं करते हैं। उनके नाम पे हमें मॉन्यूमेंट्स, मेमोरियल्स नहीं मिलते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को रिवाइव करना चाहिए और इनके कंट्रीब्यूशन को हमेशा याद रखना चाहिए। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। अगले बैटल के साथ फिर से हम हाजिर होंगे, तब तक हमें ध्यान रखिए। जय हिंद।